दोस्तों, आखिरकार मैंने रवीश कुमार पर बनी फिल्म व्हाइल वी वॉच देखी। विनय शुक्ला ने इसे डायरेक्ट किया है दोस्तों, और मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा फिल्म का एक सीन। इसके अंदर एनडीटीवी के एक पत्रकार हैं सौरभ शुक्ला, जो रवीश के साथ बैठे होते हैं और कहते हैं कि रवीश, मुझे आज तक की तरफ से ऑफर आया है। उन्होंने कहा कि आपकी सैलरी हम 40% बढ़ा देंगे, मगर यह वक्त नहीं है एनडीटीवी छोड़ने का। मैं एनडीटीवी का साथ नहीं छोड़ूंगा। आप जानते हैं, रवीश सौरभ को देखते रहते हैं और सिर्फ मुस्कुराते हैं। उनकी मुस्कुराहट कहीं ना कहीं भविष्य की आहट थी, क्योंकि रवीश की उन आंखों में आप समझ सकते हैं कि भविष्य में एनडीटीवी के साथ क्या होने वाला है, वो रवीश को पता था। यह एक ऐसी फिल्म है जिसकी पोस्ट स्क्रिप्ट, यानी कि इस फिल्म के बाद जो हुआ, वो फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है। वो फिल्म से भी ज्यादा बड़ी चेतावनी देती है। जी हां, व्हाइल वी वॉच्ड एक चेतावनी है। एक चेतावनी है भारतीय परिवारों को, इस समाज को, कि अगर इसी तरह से आप नफरती गोदी मीडिया को देखते रहे, प्राइम टाइम में जो लगातार जहर उगलते हैं, तो आप न सिर्फ इस देश को, आप अपने परिवार को, आप सबको बर्बाद कर देंगे। और हम कहीं ना कहीं उसी राह पर हैं। मैंने कहा, इस फिल्म के बाद जो हुआ और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब रवीश सौरभ की उस बात को सुन रहे थे, वो मुस्कुरा इसलिए रहे थे क्योंकि उसके कुछ महीनों बाद रवीश ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र गौतम अडानी का कब्जा एनडीटीवी पर हो गया, और आज एनडीटीवी भी शामिल हो गया है गोदी मीडिया चैनल्स की लंबी सूची में। वो सौरभ जो एनडीटीवी का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, आज उसी एनडीटीवी में काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सौरभ टेलीविजन इंडस्ट्री के गिने चुने, जिन्हें आप उंगलियों में गिन सकते हैं, उनके बेहतरीन रिपोर्टर्स में शामिल हैं, मगर आज वो गौतम अडानी के न्यूज चैनल में काम कर रहे हैं। शायद रवीश इसीलिए मुस्कुरा रहे थे। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, ये फिल्म जैसे ही खत्म हुई, आपने स्क्रीन पर देखिए, रवीश को एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला, विनय शुक्ला को एक स्टैंडिंग ओवेशन मिला। लोग लगातार तालियां बजाते रहे, थके नहीं, मगर तालियां बजती रही। एक ऐसी फिल्म है दोस्तों जो दुनिया भर में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप में कोई भी देश हो। मगर कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस फिल्म को भारत में रिलीज करना नामुमकिन सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो मौजूदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नफरत का सहारा ले रही है गोदी मीडिया के जरिए अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए, उस पर एक सख्त टिप्पणी है, एक चेतावनी है। और मुझे नहीं लगता ये फिल्म रिलीज हो पाएगी। मगर ये दुर्भाग्य है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं इस फिल्म को हर भारतीय देखे, और मैं उम्मीद करता हूं कि किसी ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म जरूर आएगी। मगर यह फिल्म कई लोगों के लिए बहुत असहज सवाल पैदा कर रही है। हमारे गोदी मीडिया के लिए, हमारी सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। और इसमें से कई पहलू थे दोस्तों, जिसे देखने के बाद मेरी आंखें नम हो गई थीं, जिससे मैं खुद को आइडेंटिफाई कर पा रहा था। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर रवीश के साथी जो उनके कार्यक्रम प्राइम टाइम को बना रहे थे, वो एक एक करके बिछड़ते हैं। उनके प्रोड्यूसर्स, उनके जो स्क्रिप्ट राइटर्स। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस मीडिया में काम करने का क्या फायदा, क्योंकि जिस संस्था यानी एनडीटीवी में वो काम कर रहे थे, उस पर दबाव लगातार बढ़ रहा था। उनके मालिकों प्रणॉय रॉय और राधिका रॉय पर इनकम टैक्स अपना शिकंजा कस रहा था। सीबीआई ने उन पर दबिश डाली थी, यानी कि एनडीटीवी को धीरे धीरे बर्बाद किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो उस वक्त एकमात्र ऐसा चैनल था जो सत्ता से सवाल करता था। फिर हालात ये हो गए कि मालिकों को एनडीटीवी जो है वो गौतम अडानी के हाथ बेचना पड़ा। अब एनडीटीवी को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मगर रवीश ने इस फिल्म के अंदर एक खूबसूरत टिप्पणी की है कि या तो आप पत्रकारिता करिए या फिर आप नौकरी कीजिए। आज जो लोग एनडीटीवी में काम कर रहे हैं वो सब नौकरी कर रहे हैं। पत्रकारिता वहां हो रही है, नहीं हो रही है, आप सब जानते हैं दोस्तों। आप सब जानते हैं कि आज की तारीख में एनडीटीवी कहीं ना कहीं उद्योगपति गौतम अडानी के प्रोपेगेंडा, उनके प्रचार को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा जरिया बन गया है। एनडीटीवी जिसकी ताकत थी सत्ता से सवाल करना, वो सब बिखर चुका है। और इसलिए मैंने कहा,
इस फिल्म का जो सीक्वल है अगर कभी बने, या इस फिल्म की जो पोस्ट स्क्रिप्ट है वो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि रवीश इस्तीफा दे चुके हैं और गौतम अडानी का एनडीटीवी पर कब्जा हो गया है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, यह फिल्म दरअसल शूट हुई है कोरोना की पहली लहर से पहले, और विनय शुक्ला ने रवीश की असल जिंदगी में अपने कैमरे को रखा। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि रवीश जब अपने परिवार के साथ थे, रवीश जब अपनी संस्था में थे, रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना कर रहे थे, धमकियों का सामना कर रहे थे, विनय शुक्ला का कैमरा लगातार उनके साथ था। रवीश की जो जद्दोजहद उनके टीम मेंबर्स के साथ चल रही थी, रवीश की जो फ्रस्ट्रेशंस थे, रवीश जिस टॉर्चर से गुजर रहे थे, उन तमाम चीजों को कैमरे ने कैप्चर किया है। आप कह सकते हैं किस्म का रियलिटी शो है, मगर यह देश भी तो एक रियलिटी शो बन गया है। इनफैक्ट आपको याद होगा, मैंने अपने कार्यक्रम में कई बार आपसे कहा है कि एक जमाने में जब रोमन साम्राज्य हुआ करता था, तब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कोलोसियम बनाया गया था, एक स्टेडियम बनाया गया था। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यह था कि कोलोसियम के अंदर, स्टेडियम के अंदर मुकाबले कराए जाएं, इंसानों के बीच, पहलवानों के बीच, इंसान और जानवर के बीच, जानवर और जानवर के बीच। क्यों? ताकि जो सत्ताधीश थे, जो राजा थे, वो असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका सकें। हमारा देश भी तो एक कोलोसियम बन गया है दोस्तों। हमारे देश के अंदर भी तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल मुद्दों पर फोकस किया जाता है। और सबसे दुख की बात यह दोस्तों कि रोमन साम्राज्य के दौरान तो चलिए इंसानों और इंसानों में एक नकली लड़ाई हो रही थी, जाने भी जाती थी, नो डाउट, मगर यहां समाज को समाज के साथ भिड़ाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। जो पत्रकार सवाल पूछते हैं उनके खिलाफ सत्ता का प्रचार तंत्र ही नहीं, बल्कि दूसरा मीडिया जो है वो आवाज बुलंद करता है। दोस्तों, इसमें 2 या 3 चीजें थी जिसे देखकर मेरी आंखें नम हो गई थी, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा था। इस फिल्म के दौरान जब आप देखते हैं तो रवीश को पता चलता है कि कई इलाकों में उनका जो प्राइम टाइम है, यानी कि रात को 9 से 10 बजे एनडीटीवी का ब्लैकआउट हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जब मैं एबीपी न्यूज में काम कर रहा था तब मैं प्राइम टाइम शो करता था 8 और 9 बजे का। एक दिन अचानक मुझे प्राइम टाइम से हटा दिया गया और मॉर्निंग में डाल दिया गया, जहां मैं सुबह 10 से 1 बजे का शो करता था। उसी तरह से रात को 9 बजे पुण्य प्रसून वाजपेयी का शो आता था, मास्टर स्ट्रोक, जो मेरे ख्याल से आज की तारीख में कोई पापा की परी कर रही हैं। तो उस दौरान क्या हुआ था मैं आपको बतलाता हूं। एबीपी न्यूज में रात को 9 से 10 बजे तमाम जगहों पर चैनल फ्रीज हो जाता था या ब्लैकआउट हो जाता। उसी तरह से मुझे प्राइम टाइम से मॉर्निंग में भेज दिया गया था, और मुझे इतना सा भी शक नहीं है कि इसमें सरकार कहां था। तो सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक एबीपी न्यूज जो है वो फ्रीज रहता था या ब्लैकआउट हो जाता था। तो रवि जिस तरह से उस जद्दोजहद का, जिस कश्मकश से गुजर रहे थे, उसी का सामना मैं और पुण्य प्रसून वाजपेयी एबीपी न्यूज में कर रहे थे। और एक और मिसाल इसमें सामने उभर कर आती है दोस्तों, जब पुलवामा का हमला हुआ था और इस फिल्म में बताया जाता है कि रवीश ये सवाल पूछ रहे थे कि इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कैसे। और आप जानते हैं कि मैंने भी अपने मंच पे लगातार सवाल किया था। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, इस फिल्म के अंदर रवीश को लगातार धमकियां आती हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है, और रवीश उनसे लगातार बहस करते रहता है। वो कह कहे भी लगाता है। उस कह कहे में हास्य नहीं है, व्यंग भी नहीं है। उस कह कहे में रवीश के दिल का दर्द है कि हमने समाज को क्या बना दिया कि सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल उठाने के लिए लोग आपको कॉल कर करके ये कह रहे हैं कि देश छोड़कर चले जाओ, हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम देशद्रोही हो, तुम पाकिस्तानी परस्त हो। यह बात अलग है कि सत्ता से कोई सवाल नहीं पूछता, कोई भी सवाल नहीं पूछता कि इतना बड़ा हादसा हुआ क्यों, वो आतंकवादी 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर पहुंचा क्यों, और उसके कई महीनों बाद एक देविंदर सिंह 2 आतंकवादियों को लेकर दिल्ली कैसे जा रहा था। वही देविंदर सिंह जो एक आतंकवादी को लेकर 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था,
तब एक आतंकवादी को लेकर दिल्ली पहुंचा था। उस देविंदर सिंह का एक रहस्यमय किरदार था, लगातार बना हुआ था। वो देविंदर सिंह जो उन राजनयिकों के साथ भी दिखाई देता है, उन डिप्लोमैट्स के साथ भी दिखाई देता है, जिन्हें भारत सरकार कश्मीर घुमाने ले जाती है। यही तमाम सवालात मैं और रवीश लगातार कर रहे थे, मगर मुझे भी इसी तरह से पुलवामा के दौरान उसके कुछ दिनों बाद धमकियां आने लगी। मेरे परिवार के सदस्यों को बलात्कार की धमकियां दी गईं। मुझे इसी तरह से गालियां दी जाती रहीं। यह बात अलग है कि मैंने बाकायदा उन लोगों की शिकायत की, 4 लोगों को गिरफ्तार करवाया, जिनमें से 2 गवर्नमेंट सर्वेंट थे, और वो आज भी अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, अगर आप मेरे परिवार के सदस्यों को गाली देंगे, मेरे परिवार के सदस्यों को बलात्कार की धमकी देंगे, तो उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। क्योंकि मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं जो चुपचाप सह जाऊंगा, मैं उसका जवाब दूंगा। इसलिए जब ये सीन उस फिल्म के अंदर आया ना दोस्तों, तो मेरी आंखें नम हो गई थी, मेरे हाथ कांपने लगे थे, क्योंकि वो लगातार वो जो यादें थी एक बार फिर सामने आई थी। आप जानते हैं, रवीश के कथारसिस, रवीश के कश्मकश से ज्यादा जो चीज आपके साथ उस फिल्म के बाद भी रहती है, वह है रवीश की जो पत्नी है नयना या नैना, उनकी आंखें। क्योंकि जब रवीश इस कश्मकश से गुजर रहे होते हैं, जब रवीश की पत्नी की आंखों के सामने उन्हें धमकाया जा रहा होता है, तब रवीश की पत्नी की आंखें उस खौफ को और रवीश के दर्द को महसूस करते हैं। लगातार नयना उन्हें देखती रहती हैं और उन्हें समझा रही होती हैं कि तुम्हें कहीं ना कहीं अपना संयम बनाए रखना है। कई बार ऐसा लगता है कि नैना की आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएंगे, मगर उनकी आंखों से तब आंसू बहते हैं जब रवीश को रामन मैग्सेसे अवार्ड मिलता है। पत्रकारिता की दुनिया ही नहीं, बल्कि सामाजिक एक्टिविज्म की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार। और याद कीजिएगा दोस्तों, जब रवीश को इतना बड़ा पुरस्कार मिला था, तब मोदी सरकार के एक भी व्यक्ति ने उन्हें बधाई नहीं दी थी, एक भी व्यक्ति ने बधाई नहीं दी थी। इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे कहा, वाइल वी वॉच्ड एक ऐसी फिल्म है, मोदी सरकार पूरी कोशिश करने वाली है कि किसी भी तौर पर सामने नहीं आ पाए। आप जानते हैं, इस फिल्म में जो जो कुछ दिखाया जा रहा था, वो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं भी उससे गुजरा हूं। सो कायदे से यह फिल्म मुझे बहुत बोरिंग लगनी चाहिए थी, मगर नहीं। काबिले तारीफ है विनय शुक्ला का काम, जो इस फिल्म को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं। इसकी एडिटिंग इतनी गजब की है कि वो आपको शॉक करती है। आप जानते हैं, एनडीटीवी जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत संस्थान है। आप अंदर जाइएगा ना, तो एनडीटीवी जैसा माहौल आपको कहीं नहीं मिलता है, मगर इसको इस तरह से फिल्माया गया है कि आप उस फिल्म में एनडीटीवी के पतन को महसूस करते हैं। और इसके लिए आपको इस फिल्म की शुरुआत में और अंत में रवीश जिस तरह से एनडीटीवी की बिल्डिंग की बर्बादी के बीच में खड़े हुए हैं, हाथ में अपना मोबाइल फोन लेके, जहां से उनका टॉर्च चमचमा रहा है, सिर्फ वो सीन देखने की जरूरत नहीं है। इस फिल्म के अंदर सामान्य तौर पर जब आप एनडीटीवी को देखते हैं ना, तो आप उसके पतन को महसूस करते हैं। आप उसमें काम करने वाले लोगों के फ्रस्ट्रेशन को महसूस करते हैं। जब रवीश स्टूडियो के अंदर खड़े होकर, जब उन्हें रामन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है और जब वो अपना भाषण देते हैं, तो उनके कई कॉलीग्स की आंखों में आंसू होते हैं। सुपर्णा जो सीईओ हुआ करती थी, अब शायद नहीं है, और सर्वप्रिय, वो भी अब एनडीटीवी में नहीं है, वो शायद अब बीबीसी में है। वो रवीश के दर्द को महसूस कर रहे थे। हम सब रवीश के दर्द को महसूस कर रहे थे, क्योंकि हम में से कई उसी दर्द, उसी कश्मकश से गुजर रहे थे। रवीश कई जगहों पर जाते थे, भाषण देते थे, तो मंच के नीचे से रवीश मुर्दाबाद के नारे लगते थे, रवीश गो बैक के नारे लगते थे। और इस सबको बढ़ावा जो है सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी दे रही थी। एक भीड़ खड़ी की जा रही है रवीश और मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ, और यह भीड़ कौन खड़ी कर रहा है? यह भीड़ इसी देश की जनता, इसी देश की मीडिया और इसी देश की एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर रही है, जो अपने आप में कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, विनय शुक्ला ईरान में बनी एक फिल्म
दिस इज नॉट अ फिल्म से कितने प्रेरित थे मैं आपको बतलाना चाहूंगा। 2011 में ईरान के एक डायरेक्टर थे जिनका नाम था जफर पनाही। उन्हें नजरबंद कर दिया गया था दोस्तों। वो एक क्रांतिकारी फिल्म मेकर थे और जो ईरान का निजाम था उनसे खुश नहीं था। उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। जब उन्हें नजरबंद किया गया था दोस्तों, तो जफर ने अपने ही आईफोन से उस आप बीती को फिल्म किया था, जहां वो ईरान प्रशासन के अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि भाई मुझे कितने साल की सजा हो सकती है, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। उसे जफर पनाही ने जो है फिल्माया था। और आप जानते हैं जब वो पूरी फिल्म को फिल्माया गया था, जिसमें शायद 10 या 12 दिन लगे थे, तब उसे फ्रांस भेजा गया था छुपाकर एक केक के अंदर, जहां तक मैं जानता हूं। तो मैं नहीं जानता हूं कि विनय शुक्ला इससे इंस्पायर्ड थे या नहीं थे, मगर कहीं ना कहीं व्हाइल वी वॉच में दिस इज नॉट अ फिल्म की झलक जो है वो दिखाई देती है। हालांकि मैं आपको बतला दूं कि दिस इज नॉट अ फिल्म जो कि जफर पनाही पर बनी थी, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है व्हाइल वी वॉच। सबसे बड़ा कारण ये भारत में है। दूसरा बड़ा कारण कि ये खूबसूरत लोकतंत्र को और एक मीडिया जो एक जमाने में सत्ता से सवाल करता था, उसे किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है ना, वो बहुत शॉकिंग है। वो किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावना है। इसीलिए फिल्म देखने के बाद भी ये फिल्म आपके साथ रहती है। रवीश की क्लाइमैक्स में वो मुस्कान जो है, जो सौरभ शुक्ला को देखकर वो मुस्कुरा रहे होते हैं, वो मुस्कान रहती है। रवीश की पत्नी नोएना, उनकी आंखों के अंदर रवीश का जो दर्द झलक रहा होता है वो आपके साथ रहती हैं। और हां, जाते जाते रवीश का जो इक्वेशन उनकी बेटी के साथ है ना, वो आपके साथ रहता है। बहुत ही खूबसूरत इक्वेशन है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत। और मैं इससे इसलिए आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं क्योंकि मैं खुद एक ऐसा पिता हूं जो अपने बच्चों के लिए पागल हूं, उनसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूं। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है। इसलिए जब मैंने रवीश को उनकी बेटी के साथ देखा और जो एक उन दोनों के बीच में एक इंटरप्ले होता है, एक बातचीत होती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाती है, गुदगुदाती भी है। और खासकर उनकी बेटी जिस तरह से अपने पिता के बारे में बात करती है, वो भी। मैं नहीं जानता हूं ये फिल्म मेन स्क्रीन्स पर आएगी कि नहीं, मगर मैं ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम OTT पर जरूर आएगी। और एक भारतीय होने के नाते आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। मैंने देखी, मैं खुशकिस्मत था। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा विनय और रवीश दोनों का। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो चेतावनी व्हाइल वी वॉच के जरिए दी गई है, उस चेतावनी के मर्म को, उसके मायनों को हम समझेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।